आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2022 का जो पेपर हुआ था। रीट पात्रता परीक्षा 2022 का जो पेपर हुआ था वो 3 शिफ्ट में हुआ था, लेवल 2 का पेपर। तो इस वीडियो में लेवल 2 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें जो बाल विकास के 30 प्रश्न पूछे गए थे। तो बाल विकास CDP के 30 प्रश्नों की इस वीडियो में चर्चा करेंगे लेवल 2 की। और ये पेपर आपके काफ़ी हेल्प करेगा आपके 2025 के पेपर के लिए, क्योंकि इससे आपको जो नया पेपर का पैटर्न पता चलेगा और लेटेस्ट पेपर पैटर्न ये आपके रीट का। तो इसके आधार पर आपको तैयारी करनी है ताकि आपको ये एक ओरिजिनल पेपर वाली फीलिंग आपके इस पेपर को हल करते समय आपके मन में आएगी। और इसी प्रकार से आपको जो पुराने पेपर को सोल्व करना है, जितने ज़्यादा आप PYQ को सोल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये आपके सामने रीट 2022 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर होता है लेवल 2 का, वो वाला पेपर है। ये पेपर कोड है इसका A। और इस पेपर में जो मैं आपको आंसर बताऊंगा वो आपके बोर्ड की ओर से जो इसके आंसर की निकाली गई थी, ओरिजिनल आंसर की ऑफिशियल, उसके आधार पर मैं इसके आंसर आपको बताने वाला हूँ। इसका अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप इसका टेस्ट ऐप के ऊपर दे सकते हैं। ऐप के ऊपर PYQ 2011 से लगा के 2022 तक जितने भी पेपर हुए उन सभी का टेस्ट उपलब्ध है फ्री में। तो आप उनको वहाँ पे ऐप पे जाके वो फ्री टेस्ट में जाके वो सारा टेस्ट दे सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आपके बाल विकास के जो प्रश्न पूछे गए थे, इसमें आपके प्रश्न पूछे गए थे 30 प्रश्न। ये बाल विकास एवं शिक्षण विद्या शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न पूछे गए थे, प्रश्न संख्या 1 से लगा के 30 तक। तो ये पेज नंबर 3 से लगा के 9 तक के जो प्रश्न हैं वो आपके CDP के बाल विकास के प्रश्न हैं, जिसमें आपके ये इस प्रकार से पहला खंड होगा सेक्शन A बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें टोटल 30 प्रश्न है और 30 ही प्रश्न करने अनिवार्य हैं, यानी कि इस बार तो आपको 5वां विकल्प भी भरना है, कोई क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना। वैसे तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं, पूरे 150 में से 150 गोले भर के आना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है कि विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांत से प्रभावित हुआ है। विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है। भाषा विकास, नैतिक विकास, सामूहिक विकास और संज्ञानात्मक विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका नोम चॉम्स्की जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा भाषा विकास। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं। स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इसमें आपके अभिगमित, अधिग्रहित, सांस्कृतिक या जन्मजात। तो जितनी भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो आधारभूत रूप से जो जन्मजात होती हैं, वो इन्नेट होती हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपके B ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया था, यानी कि पर्सनैलिटी की जो थ्योरी है वो किसने नहीं दी है। B.F. स्किनर, सिगमंड फ्राइड, R.B. केटल और गॉर्डन अल्पर्ट। तो इसमें से जो B.F. स्किनर हैं इन्होंने कोई सा भी जो व्यक्तित्व का जो परीक्षण सिद्धांत नहीं दिया था। ऑप्शन A इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। इंग्लिश मीडियम वाले भी इस पेपर को अच्छे से देख सकते हैं। मैं आपको दोनों ही मीडियम के यहाँ पे एक साथ बता रहा हूँ, तो मैं आपको हिंदी मीडियम में पढ़ करके इसका आंसर बता रहा हूँ। हेनरी ए मूरे तथा क्रिस्टियानो डी मॉर्गन, मूरे और मॉर्गन के द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया था। वाक्य पूर्ति परीक्षण, 16 व्यक्तित्व आयाम, कथानक संप्रति परीक्षण और चित्रकुंठा परीक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है चौथे का वो हो जाएगा इसमें आपके C कथानक संप्रति परीक्षण। टेट जो है वो मॉर्गन और मूरे ने दिया था। ये टेट कहते हैं इसको, शॉर्ट में आप नाम याद रखना टेट। थेमेटिक, एप्रिशिएशन और टेस्ट। तो टेट इसका आपको याद रखना। सबसे पहले मॉर्गन और मूरे ने ही टेट का पेपर दिया था, ऐसे याद कर लेना। तो टेट ये है आपके। और एक होती है केट, ठीक है, केट वाला तो आपको याद रखनी है। केट वाला भी एक परीक्षण है व्यक्तित्व की। बताना कमेंट करके केट किसने दिया था। नेक्स्ट है आपके 5वां प्रश्न है। एक बालक की वृद्धि में कौन सा कारक संबंधित नहीं है। देखो इस बार क्या इन्होंने नोट को अंडरलाइन कर रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। और आपको भी पेपर करते समय विशेष तौर पे जब अब आपको नहीं दिखाई दे तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा हाईलाइट इसको कर देना है। इसके नीचे आपको अंडरलाइन ऐसे कर देनी ताकि पता चले इसमें क्या पूछा जा रहा है। कभी कभी क्या है कि ये नहीं दिखता ही नहीं है वहाँ पे एग्जाम हॉल में, और फिर हम है करके उतर आ जाते हैं और बाहर आते तो पता चलता है इसमें तो नहीं पूछा गया था, तो फिर वो अपना आंसर गलत हो जाता है। तो 5वें में आपके बालक की वृद्धि में कौन सा अभिकारक नहीं है वो आपको बताना है। तो देखो न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, हेल्थ स्वास्थ्य भी होता है, निद्रा भी होती है, लेकिन जो डोमिसाइल होता है, अधिवास होता है, वो वृद्धि की बालक की वृद्धि को जिसमें प्रभावित नहीं करता है। तो 5वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, इनमें से कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का सांस्कृतिक मुक्त अवाचिक परीक्षण है, यानी कि कल्चर फ्री नॉन वर्बल टेस्ट है इंटेलिजेंस का। बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, वैश्विक बुद्धिमत्ता मापनी और स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज और भाटिया बैटरी परीक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। ये आपके नॉन वर्बल जो संस्कृति का कल्चर फ्री नॉन वर्बल टेस्ट है ये एक इंटेलिजेंस का। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के जो गार्डनर का सिद्धांत है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है वो किसने दी थी, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई थी। और इसमें कौन सी जो बुद्धिमत्ता शामिल है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी नहीं है। देखो हिंदी में इसमें अंडरलाइन नहीं किया है, लेकिन इन्होंने इंग्लिश में इसको अंडरलाइन कर रखा है, जिसमें नोट पूछा जा रहा है। तो अंतर्व्यक्ति होती है, सामयिक, प्राकृतिक और अस्तित्वकारी। तो इनमें से कौन सी ऐसी बुद्धिमत्ता है जो बहुआयामी बुद्धिमत्ता जो गार्डनर का सिद्धांत है उसमें शामिल नहीं है। तो 7वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपके ये जो सी है, सामयिक बुद्धि, इमोशनल जो इंटेलिजेंस है वो इन्होंने नहीं दी थी। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपके सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, रचनात्मक चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है। रचनात्मक जो चिंतन होता है वो किस प्रकार का चिंतन होता है। ओवर थिंकिंग होती है, अत्यधिक चिंतन, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, विमर्शी चिंतन, मेटा थिंकिंग, अधिचिंतन और डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन। तो 8वें का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपसारी चिंतन। जब भी रचनात्मक क्रिएटिविटी की जब भी बात आएगी, सृजनात्मकता की जब भी बात आएगी तो अपसारी चिंतन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जो एक टर्म है मेंटल ये मानसिक विमंदित पद, इसको किसके साथ में जोड़ा जा सकता है। तो इसमें आपके मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया जा गया है, तो ये आपको इसमें बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके बौद्धिक अयोग्यता। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को इसके साथ में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है आपके व्यक्तित्व के सैद्धांतिक अवधारणा के लिए कौन सा सत्य नहीं है। फिर नोट पूछा इसमें, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा व्यक्तित्व के सैद्धांतिक अवधारणा जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है पर्सनालिटी का, इसमें कौन सा इसमें इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है। तो देखो स्थिर, सामान्य, अनूठा और स्थायी। इसकी थोड़ी इंग्लिश और हिंदी का जो इसमें आपको ट्रांसलेट किया गया है वो कुछ आपको हिंदी के जो वर्ड ऐसे हैं जो आप पहली बार सुनेंगे कुछ कुल मिला के, तो आप इसका इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। इसका उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका उत्तर करेंगे सामान्य, नॉर्मल इसका उत्तर रहेगा। व्यक्तित्व का जो सिद्धांत इसमें ये सामान्य वाला शामिल नहीं है, बाकी स्टेबल और स्थायी और यूनिक आपके इसमें शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता। ये कई बार पूछी गई है। लर्निंग जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं जो कि रीडिंग से रिलेटेड है, तो रीडिंग से रिलेटेड कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है। डिसकैलकुलिया, ये तो गणित से संबंधित है, जोड़ बाकी गुणा भाग से। डिसलेक्सिया, डिस्थाइमिया और डिसग्राफिया। तो पढ़ने से जो संबंधित है वो डिसलेक्सिया हो जाएगा। पढ़ने से संबंधित क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। और यही लिखने से संबंधित होता है तो फिर इसमें अपने डिसग्राफिया कर देते हैं। तो इसका उत्तर क्या आएगा, पढ़ने से संबंधित डिसलेक्सिया इसका उत्तर रहेगा। और गणितीय गणनाओं से संबंधित डिसकैलकुलिया होगा और लिखने से संबंधित डिसग्राफिया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो न्यूनतम जो आपके मिनिमम बेसिक जो फैसिलिटीज़ होती हैं इन क्लासिफाइड होता है। तो इस प्रकार के जो बालक को क्या कहा जाता है, कौन सा बालक कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक उसको कहा जाता है। डिसएडवांटेज चिल्ड्रन इसको कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12वें का आंसर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है। कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है। तो आक्रामकता, चिंता, असुरक्षा और उदासीनता। इसमें कुसमायोजन का व्यवहारात्मक पक्ष इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके आक्रामकता, अग्रेशन जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, बिहेवियर सिम्टम ऑफ मिल एडजस्टमेंट। तो ये आपके एग्रेशन इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 14 है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं है वो पूछी जा रही है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा आपके, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, खेलकूद और अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास,
भिन्न शिक्षण विधियाँ और विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। तो 14वें का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खेल कूद और अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेल कूद और अतिरिक्त पाठ्यक्रम की गतिविधियों का विकास इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन का जो अधिगम सिद्धांत है उसमें किसको समझाया गया, वो उसको किसके द्वारा समझाता है। तो इवान जो पेट्रोविच पावलोव है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। ये एक सिद्धांत है, इसमें किसके द्वारा समझाया गया इस सिद्धांत को, तो अधिगम का जो ये सिद्धांत है ये समझाया गया है साहचर्य एसोसिएशन के द्वारा समझाया गया है। साहचर्य बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये आपने कई बार महसूस किया होगा। जैसे रोज़ाना मान लो किसी एक स्थान पर आप जूते खोलते हैं, ठीक है, किसी एक स्थान पर आप जूते खोलते हैं और मान लो किसी दिन वहाँ आपके जूते जो उसको दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिए, तो आपका उसके साथ में क्लासिफिकेशन ये एसोसिएशन हो जाएगा। तो आप रोज़ाना यहाँ पे जिस स्थान पे जूते पहनने के लिए जाते हैं, आप जिस दिन उस जगह पे जूते नहीं होंगे फिर भी एक बार तो आप वहाँ पे चले जाएंगे, तो ये साहचर्य होता है, तो ये एसोसिएशन होता है। इसी प्रकार से कई बार अपने को यहाँ पे लर्निंग में भी इसका जो देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, बालकों की अधिगम की प्रक्रिया नहीं है वो पूछी जा रही है। तो इसका उत्तर आपके प्रतिबिंबन, परिपक्वता, तर्क या फिर कल्पना। तो इनमें से कौन सी जो लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट नहीं है, तो आपके प्रतिबिंबन ऑप्शन नंबर प्रतिबिंबन तो होता है, तर्क भी होता है, कल्पना भी होती है, लेकिन परिपक्वता नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके परिपक्वता। नेक्स्ट आपके अधिगम में पुरस्कार और दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो कंसेप्ट है रिवार्ड और पनिशमेंट का, ठीक है, पुरस्कार और दंड का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, वो दिया था अपने ये स्किनर बाबू ने। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर BF स्किनर। किसने दिया था, BF स्किनर ने। तो स्किनर बाबू ने ये दिया था, सॉरी बाबू नहीं, स्किनर ने, BF स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट, अच्छा कमेंट करके बताना कि ये BF स्किनर ने जो अपना प्रयोग किया था वो प्रयोग किस जानवर पे किया था, किस जंतु पे किया था। एक आपको बताना है कोहलर ने किसके ऊपर प्रयोग किया था, और अल्बर्ट बांडुरा ने किसके ऊपर प्रयोग किया था, और थानडाइक ने किसके ऊपर प्रयोग किया था। इनके जो जानवरों के नाम है वो आपको कमेंट करके बताने की किसके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाएगा एक क्वेश्चन इसमें से कि किस पर किसने प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। 18वें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनमें से आपको नॉट ट्रू वाला बताना है कौन सा इसमें सत्य नहीं है। तो देखो, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन होता है, सही बात है। अधिगम तो लर्निंग जो होती है वो बिहेवियर में चेंज होता है, ठीक है। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, ये भी ठीक है, अंतर भी देखने को मिलता है। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है। जितना अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये इसी पर लागू होता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास आदमी को जो महान बनाती है, यानी कि परफेक्ट बनाती हैं, प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती हैं। तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप जिसमें परफेक्ट हो जाएंगे। मान लो किसी सब्जेक्ट में आपको महारत हासिल करनी है तो आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करते जाओ, बार बार उसको प्रैक्टिस करते जाओ। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत के सिल पर परत निशान। तो ये भी आपके इसी पर आधारित है, बार बार उस पर रस्सी आती जाती है, उस पत्थर को काट देती है। तो ये अभ्यास का एक परिणाम है। तो फिर एक तो ये तो सही हो जाएगा। इसके बाद में अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। तो 18वें ये कहा जा रहा है कि अधिगम जो है एक जन्मजात प्रक्रिया है, जो कि गलत है, अधिगम जन्मजात नहीं है। तो इसमें आपके ये उत्तर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अच्छा, आपको किसी भी ऑप्शन में अगर डाउट लगे तो मैं आपको बोर्ड की जो ऑफिशियल आंसर की है उसके आधार पर बता रहा हूँ। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, या फिर मेरे उत्तर बताने में मिस्टेक हो जाए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जो शिक्षा में जो अवधारणा मानचित्रण है, जो कॉन्सेप्ट मैपिंग है, ये किसके द्वारा सुझाया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये। तो जो मानचित्रण है, अवधारणा मानचित्रण, ये कार्ल जुंग, नोम चोम्स्की, सालिगमैन या फिर जोसेफ डी नोवाक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जोसेफ डी नोवाक होगा। तो डी का ऑप्शन डी ही रहेगा इसमें। तो जोसेफ डी नोवाक इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। फिर नहीं वाला पूछा है। देखो, आधे क्वेश्चन तो आप नहीं के कारण गलत कर दोगे, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ताकि ये नहीं वाला आपकी जो इसमें इसके लिए आपको क्या करना है, बार बार पुराने पेपर की प्रैक्टिस करनी है। मॉडल पेपर आप निकाले उससे बढ़िया है आप 2011 से लगा के 2011 में आपके पेपर हुआ था आरटेट का, 2012 का आरटेट का पेपर,
2015 में हुआ था रीट का पेपर, 2017 में रीट का हुआ था, 2021 में रीट का पेपर हुआ था और 2022 में रीट के 4 पेपर हुए थे। कितने पेपर हुए थे? 4। इसमें लेवल 1 का हुआ था 1 पेपर, लेवल 1 का 1 पेपर है और लेवल 2 के 3 पेपर हुए थे। ठीक है, 3 सेट में पेपर हुए थे, तो लेवल 2 के 3 पेपर है। तो लेवल 1 लेवल 2 2 पेपर इसके, 2 पेपर इसके, 2 पेपर इसके, 2 पेपर इसके, 2 पेपर, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 10 तो ये और 4 ये, मतलब अब तक 14 पेपर हो चुके हैं और एक पेपर भी ये जो रद्द हुआ था वो वापस हुआ था। तो इस प्रकार से टोटल जो पेपर हुए थे वो इसमें 15 पेपर अब तक हो चुके हैं। तो रीट के अगर आप 15 पेपर निकाल लेंगे तो बहुत ही शानदार आपकी तैयारी हो जाएगी। आप कुछ भी मत पढ़ो, केवल PYQ पढ़ लो, बहुत ही शानदार तरीके से आप जो अपनी ये पात्रता क्लियर कर लेंगे। तो पुराने पेपर सब आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने, उन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट होंगे और आप पात्रता आराम से हासिल कर लेंगे। चाहे आपका लेवल 1 है तो आप लेवल 2 के भी पेपर देखो, उसमें टीचिंग मेथड के क्वेश्चन देखो, उसमें आप गणित के क्वेश्चन देखो लेवल 2 के, जिसमें आपके कई बार टीचिंग मेथड के क्वेश्चन इधर से उधर पूछ लेंगे, उधर से इधर पूछ लेंगे, मिला कर आपके यही क्वेश्चन पूछे जाने। SST के क्वेश्चन देखो, कुछ राजस्थान जी के क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो PYQ के ये सारे क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? तो अपने ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, पूरा इसकी PDF मिल जाएगी आपको। टेस्ट देना चाहते हो तो इसका टेस्ट भी ऐप के ऊपर उपलब्ध है, आप वहाँ पर जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं, सभी के, बाल विकास के, सामाजिक के, तो इन सभी के टेस्ट आपको वहाँ पे उपलब्ध है। 20वां क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? संज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण, मनोगत्यात्मक शिक्षण और वर्णात्मक शिक्षण। तो 20वें का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, वर्णात्मक शिक्षण, बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न 21वां, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान हेतु रचनात्मकता की जो विधि होती है इसको क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में होता है, स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है उसके लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? मस्तिष्क विप्लव विधि, स्वामित्व अधिगम युक्ति, अन्वेषण युक्ति और समस्या समाधान युक्ति। देखो, अगर इसका आप हिंदी टर्म देखोगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन इसका आप जो इंग्लिश वर्जन देखो, यानी कि इंग्लिश में आप देखोगे तो देखो, मस्तिष्क विप्लव युक्ति है, इसका वो क्या कहा जाता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी कहा जाता है। तो इसका उत्तर आपकी यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 22वां, कक्षा अधिगम के अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से जो संबंधित नहीं है? कौन सा इसमें प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान, प्रशंसा और आलोचना, अंतर्व्यक्ति समायोजन और आकांक्षा का स्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, देखो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, फिर आपके नोट का इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्व्यक्तिक समायोजन जो है आपके इसमें शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? इसका जो मेन फिलोसॉफी है वो आपको बतानी है। तो लर्निंग विदाउट बर्डन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। लर्निंग विदाउट बर्डन इसका उत्तर हो जाएगा बिना बोझ के सीखना। तो लर्निंग विदाउट बर्डन बहुत ही अच्छा कोटेशन है, ये इसका NCF 2005 का, इसको याद रखना है और यही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कौन सा कथन सत्य नहीं है? RT 2009 के संबंध में आपको इसमें जो ट्रू नहीं है उसको आपको निकालना है। 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, सही बात है ये। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। फिर आपके हैं क्वेश्चन बी ऑप्शन, विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है, SMC का इसमें आपके प्रोविज़न दे रखा है, ये भी सही बात है। और प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन है, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन है, सही बात है ये। और अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे, बस यहीं पे इन्होंने जो कन्फ्यूज़ किया है और अपना उत्तर यही होगा, ऑप्शन नंबर डी, न्यूनतम 60 घंटे नहीं है। कमेंट करके आपको बताना कि अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम घंटे कितने घंटों का कार्य RT 2009 के अनुसार किया गया है। ठीक है, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न आपके 25वां, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? फिर नोट का क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन ये भी। कर्ट लेविन, स्टीफन एम कोवे, बकिंगम और स्टीफन एम कोरे। तो ये कोरे और कोवे में इन्होंने अपने को कंफ्यूज किया है। तो 25वें का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, कोवे। कोवे का कोई लेना देना नहीं है, कोरे ने तो दिया था, परिभाषा वगैरह दी थी, लेकिन कोवे का कोई काम इसमें नहीं है। तो कंफ्यूज करने के लिए देखो कैसे दोनों मिला जुला के, स्टीफन एम ये कोवे कर दिया और ये कोरे कर दिया। तो अगर आपका
कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको अच्छी तरीके से याद नहीं, अधूरा ज्ञान है तो फिर आपको वहाँ पे दुख देगा। इसलिए जो भी याद है उसको अच्छे से आपको रिवाइज कर लेना है। शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो उत्तर है आपके क्रम सूची मापनी, नामिक मापनी, समय समान अंतराल मापनी या फिर अनुपातिक मापनी। तो 26वें का जो करेक्ट आंसर उसी हो जाएगा रेशियो स्केल। न्यूनतम जो प्रयोग है वो रेशियो स्केल का, शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे कम जो प्रयोग ली जाती है वो रेशियो स्केल काम में ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? नहीं वाले कितने क्वेश्चन पूछ ले, देखो सब नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब आपका जो बेसिक नॉलेज है वो अच्छा होना चाहिए। तो बाल विकास के सभी सिद्धांत आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, किसने नहीं दिया, किसने दिया, जीन पियाजे, अल्बर्ट बांडुरा, अब्राहम मैस्लो और वाइगोत्स्की। तो आप सभी नाम तो आपने पहचान ही रखे हैं, लेकिन किसने जो ये बाल विकास का जो सिद्धांत है, बाल विकास का सिद्धांत किसने नहीं दिया था? तो अब्राहम मैस्लो ने बाल विकास का सिद्धांत नहीं दिया था। अब्राहम मैस्लो बाल विकास के संबंध से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन में कौन सी विधि वैध नहीं है? फिर वैध नहीं का पूछा है, तो जुड़वा बच्चों का अध्ययन, दत्तक ग्रहण का अध्ययन, अभिभावक बालक का विश्लेषण और समवयस्क समूह का अध्ययन। तो इनमें से कौन सा आनुवंशिकता की भूमिका अध्ययन के लिए वैध नहीं है? फिर इसमें आपको नहीं कई प्रश्न पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके समवयस्क। पीयर ग्रुप स्टडी जो है वो आपके हेरिडिटी से जो रोल का इसमें कोई उपयोग नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके, एक व्यक्ति को दिखाई देने वाली दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? जो दिखने वाली विशेषताएं होती है उसको किस रूप में परिभाषित करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके फिनोटाइप। जो दिखने वाली होती है उसको फिनोटाइप में प्रदर्शित करते, परिभाषित करते हैं। अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस पेपर का, लेवल 1 लेवल 2 CDP का। ये 22 का पेपर आपके सामने हमने सोल्व किया। आगे आपके इसका जो ये सेकंड शिफ्ट का है, थर्ड शिफ्ट का और फोर्थ शिफ्ट का पेपर भी आपको मिल जाएगा। वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बालक या बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट और पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैविक, बायोलॉजिकल इसका आंसर रहेगा। तो इसका उत्तर करेंगे बायोलॉजिकल यानी कि जैविक। तो ये आपके 30 प्रश्न पूछे गए थे CDP के। अगले वीडियो में आपको मैंने देखो एक वीडियो आपके बाल विकास के अलावा इसमें एक वीडियो में मैंने शिक्षण विधियों को 2022 में जितनी भी शिक्षण विधियाँ के प्रश्न पूछे गए थे, लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड, हिंदी की सभी शिक्षण विधियों का एक ही वीडियो में, लगभग वो 40-45 मिनट का वीडियो है, देख लेना। आपको सभी शिक्षण विधियों का उसमें जो सॉल्यूशन करवा रखा है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और वो वीडियो आप ज़रूर देखना, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बाकी इसके लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, हिंदी के, संस्कृत के, इन सभी की वीडियो भी आपको यहाँ पे उपलब्ध करवा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत सारे वीडियो भी देख सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपके जो इसमें टेस्ट होते हैं, इसके टेस्ट का लिंक आपको वहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी क्विज़ होती है, उसमें आप भाग ले सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर आप भी दे सकते हैं। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।